जंग का आज 16वां दिन है, लेकिन अब तक न तो जंग खत्म होने के कोई आसार नजर आ रहे हैं और न ही रूस और यूक्रेन के बीच किसी समझौते की उम्मीद ही नजर आ रही है। ऊपर से रूस अब तक कीव पर कब्जा नहीं कर पाया है और यूक्रेन में तख्ता पलट की उसकी कोशिश भी अब तक नाकाम ही रही है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर ये जंग और कितने दिन चलेगी और अगर ये जंग रुकती है तो फिर कैसे रुकेगी। कीव के किले को रूस अब बस आखिरी धक्का देना चाहता है। उसने इस शहर को चारों तरफ से घेर लिया है ताकि जेलेंस्की का किला ढहे और यूक्रेन में तख्ता पलटकर वो इस देश में अपने मन मुताबिक राष्ट्रपति को कुर्सी पर बिठा सके। लेकिन ये जंग रूस के लिए इतना भी आसान नहीं है। कदम कदम पर यूक्रेन का पलटवार, यूक्रेन को नेटो मुल्कों से मिल रही मदद, अपनी फौज के पास मौजूद घटिया चीनी सामान और सेना में घुसे नौसिखिए लड़ाके जैसी कई समस्याएं रूस का रास्ता रोक रही है। आज वारदात में आपको रूस के रास्ते में खड़ी इन्हीं मुश्किलों के बारे में तफसील से बताएंगे, लेकिन सबसे पहले रूसी फौजियों के काफिले पर मौत बनकर बरसते ड्रोन अटैक की ये तस्वीरें देखिए। ये तस्वीरें तुर्की के बैरकतार TBT-2 ड्रोन की हैं। नीचे रूसी फौज का काफिला है जो लगातार यूक्रेन के अंदर बढ़ता जा रहा है। तस्वीरों में काफिले के साथ जमीन पर मौजूद फौजियों की हलचल भी साफ देखी जा सकती है। ड्रोन अपनी पोजीशनिंग करता है और फिर एक बटन के दबते ही काफिले में मौजूद एक टैंक पर मौत की बारिश होती है। देखते ही देखते धमाके के साथ पूरा का पूरा टैंक धू-धू कर जलने लगता है। यूक्रेन की ओर से जारी इस तस्वीर को कीव से करीब 60 किलोमीटर दूर मल्यन इलाके का बताया गया है। ड्रोन अटैक की ये तस्वीरें बेशक चंद रोज पहले की हों, मगर ग्राउंड जीरो पर हालात अब भी जस के तस है। बल्कि 67 किलोमीटर लंबे फौजी काफिले की तस्वीरों ने रूस की मुश्किलें कुछ इतनी बढ़ा दी हैं कि उसे काफिले को तितर बितर करना पड़ा है। काफिला अब अलग अलग 4 हिस्सों में बंट चुका है। कुछ लोग रूसी काफिले के 4 हिस्सों में बंटने की खबर को जहां रूस की व्यू रचना का हिस्सा बता रहे हैं, वहीं कुछ का कहना है कि ये ड्रोन के हमलों से सांसत में पड़ी रूसी फौज की बचाव की टैक्टिस है, क्योंकि एक साथ इतने फौजियों को यूं काफिले के साथ आगे बढ़ना उन्हें दुश्मन की निगाहों में एक्सपोज करता है। सैटेलाइट की ताजा तस्वीरों से पता चला है कि रूस ने अपने इस फौजी काफिले को कई हिस्सों में बांटने के साथ साथ टैंक और बख्तरबंद गाड़ियों को जंगलों और पेड़ों के नीचे छुपाना शुरू कर दिया है ताकि ऊपर से ये जंगी साजो सामान आसानी से नजर न आए और उस पर ड्रोन अटैक न हो सके। असल में यूक्रेन लगातार तुर्की से मिले ड्रोन से इस काफिले को निशाना बनाता रहा है। इससे रूसी फौज को जोर का झटका लगा है और फौज ने अब अपनी रणनीति बदलकर काफिले को रिहायशी इलाकों में पहुंचाना शुरू कर दिया है।
अब बात रूस को महंगी पड़ रही चीन की दोस्ती की। असल में रूसी सेना की ज्यादातर गाड़ियों में चीनी टायर लगे हैं और चीन के सस्ते टायर यूक्रेन की नर्म जमीन पर बिल्कुल फेल साबित हो रहे हैं। ये वो टायर हैं जिन्हें एक जगह पर ज्यादा दिनों तक छोड़ देने से ये न सिर्फ बुरी तरह कमजोर पड़ जाते हैं बल्कि चलने फिरने के लायक भी नहीं बचते। इसका नतीजा ये हो रहा है कि अब ये टायर रूसी काफिले को बीच सड़क पर ही धोखा देने लगे हैं। कीचड़ में न सिर्फ गाड़ियां धंस रही हैं बल्कि टायरों के परखच्चे उड़ रहे हैं। बदहाल रूसी काफिले की ये तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर भी वायरल होने लगी हैं। पेंटागन से रिटायर्ड अमेरिकी एक्सपर्ट ट्रेंट टेलेंको ने भी कमजोर टायरों की इस थ्योरी की तस्दीक की है। अब बात बुजदिल रूसी फौजियों की। रूसी फौजियों की ऐसी कई तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो चुके हैं जिसमें फौजी या तो घर लौटने के लिए रोते नजर आ रहे हैं या फिर जंग से तौबा करने की बात कह रहे हैं। जानकारों की माने तो इसके पीछे रूस की वो सैन्य नीति है जिसके तहत उसने ऐसे कई नौजवानों को जबरन फौज में भर्ती कर लिया था जिनमें न तो लड़ने की ख्वाहिश थी और न ही मुल्क है कि यूक्रेन के मिशन में भी ऐसे फौजी शामिल हैं जिन्हें अब वापस बुलाया जा रहा है। Сломались, пацаны. Сломались. अब यूक्रेन से आया ये वीडियो देखिए। इसमें रूसी सैनिकों से यूक्रेनी जनता के आमने सामने की तस्वीरें हैं। रूस का ये टैंक बीच सड़क पर इसलिए रुका है क्योंकि इसमें तेल खत्म हो गया है। ऐसे में यूक्रेनी जनता न सिर्फ उन्हें अपने देश लौट जाने को कहती है बल्कि यूक्रेन के ही किसान उस टैंक को आखिरकार एक ट्रक में उठा कर ले जाते हैं। लेकिन ये तो सिर्फ एक तस्वीर है। सच्चाई यही है कि जेलेंस्की के कहने के बाद से लाखों यूक्रेनी लोगों ने अपने हाथों में हथियार उठा लिए हैं और रूसी फौज का जमकर मुकाबला कर रहे हैं। खासकर रिहायशी इलाकों में उनके विरोध से रूसी फौजियों को अपने ऑपरेशन में दिक्कतें पेश आ रही हैं। Новопсков русский мир пришел. Новопсков встречая русский мир. Новопсковчани, скажіть, Україна! 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 वैसे तो दोनों देशों के बीच इस जंग को 15 दिनों से भी ज्यादा का वक्त गुजर चुका है, मगर जानकारों की माने तो अब ये लड़ाई अपने आखिरी मुकाम पर है। रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव को तो खैर घेर ही रखा है। आसपास के शहरों पर भी वो लगातार बमबारी कर रहा है। लेकिन इस घात प्रतिघात के बीच कीव का पतन ठीक कब होगा और कब तक रूस यूक्रेन की सत्ता बदलने में कामयाब होगा, फिलहाल इसके बारे में कोई भी पक्के तौर पर कुछ बताने की हालत में नहीं। रूस यूक्रेन के जिन अहम ठिकानों पर अब आखिरी प्रहार करना चाहता है उनमें राजधानी कीव के अलावा खार्किव, बूचा और मारियोपोल का नाम शामिल है। डेनिप्रो शहर पर भी लगातार रूसी मिसाइल और बमों की बारिश हो रही है। ये धू-धू कर जलते मकान, ये बमों और मिसाइलों के हमले से जमीन पर बना गड्ढा, ये बीच सड़क पर जल रहा टैंक यूक्रेन की मौजूदा हालत बयान करने के लिए काफी है। अगर ये सोचा था कि वो केवल अपना शक्ति प्रदर्शन करेंगे, बहुत सारे टैंक, तोपे, लड़ाकू विमान बॉर्डर के पास ले आएंगे और इसी से यूक्रेन झुक जाएगा, ऐसा नहीं हुआ। यूक्रेन ने भी पिछले 8 वर्षों में जबरदस्त तैयारी की थी एक सशक्त सेना को तैयार करने के लिए। 2 लाख की उनकी सेना, नेटो के ग्रेड के उनके हथियार, उससे उन्होंने 15 दिन तो युद्ध लड़ लिया। लेकिन आगे कितने दिन और लड़ेंगे और कितनी और जाने जाएंगी, अब ये सोचना